नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक्स में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूज्ड कुकिंग ऑयल से। यूज्ड कुकिंग ऑयल ओवर एथेनॉल, गवर्नमेंट नई रूट अपना रही है फॉर 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग। यस, इसके बाद आते हैं हम यूपी टैक्स वेवर ऑन हाइब्रिड्स टू स्टे। यूपी गवर्नमेंट ने हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स वेवर लगाया था, इसके बारे में एक आर्टिकल है। उसके बाद क्विक कॉमर्स में बी द फ्लेवर ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन। इस फेस्टिवल सीजन क्या फ्लिपकार्ट और अमेजन से ब्लिंकिट और जेप्टो कम्पीट करने वाले हैं, ये भी देखेंगे। एंड बैंक डिपॉजिट्स बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्या बैंक डिपॉजिट्स को लेके हमारी इकोनॉमी में अभी जो चिंता है उसका हम गलत सोल्यूशन देख रहे हैं या गलत नजरिया अपना रहे हैं? तो ये सारे आर्टिकल हम आज कवर करने वाले हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, यूज कुकिंग ऑयल ओवर एथेनॉल, गवर्नमेंट न्यू राउट टू 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग। अब आप जानते हैं हमने बहुत ही पहले से डिस्कस करना ही शुरू किया था, आई थिंक कुछ महीने पहले से, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग किस तरीके से गवर्नमेंट का एक गोल है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। एंड इसके लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, काफ़ी फ्रेमवर्क्स भी बनाई गई हैं अभी तक, एंड फॉलो भी हुई है, उसके रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि एथेनॉल यूज़ करेगी टू मीट इट्स टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 5% बायोडीजल इन डीजल सेल्स बाई 2030। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है एथेनॉल के प्रोडक्शन वॉल्यूम में, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस प्लान को वापस से हटा दिया कि नहीं भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इंस्टेड अब फोकस कर रही है ये यूज्ड कुकिंग ऑयल पर, with plans to expand repurpose used cooking oil initiative launched in 2019। 2019 में used cooking oil का इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, तो इसी पर शायद फिर से जोर दिया जाएगा। वाइडली यूज्ड इन यूरोप, बायोडीजल रेफर करता है, रेफर्स टू बायोडिग्रेडेबल फ्यूल जो ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर होता है वेजिटेबल ऑयल से। तो यूरोप में वाइडली यूज किया जाता है। और बायोडीजल फ्यूल हम किसे बोलते हैं? बायोडीजल का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, जो एनवायरमेंट में अपने आप देखते हैं कि चीज़ें जो डिग्रेड हो जाती हैं, अनलाइक प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट के एनिमी इसीलिए हैं बिकॉज कई सालों तक, कई 100 साल लगते हैं उन्हें प्लास्टिक्स को एनवायरनमेंट में डिग्रेड होने के लिए। बट वी हैव जो नेचुरल मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जैसे डिग्रेडेबल फ्यूल, तो ये मैन्युफैक्चर होता है वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से, या फिर रिसाइकल्ड रेस्टोरेंट ग्रीस से। हाउएवर लार्ज स्केल पे अगर आप इसको करना चाहो ब्लेंडिंग को, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, मल्टीपल हर्डल्स हैं इंडिया में, ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक नोटिफाइड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो फीड स्टॉक भी नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा इनफ कि हम इस पर कर पाए। और इसमें नॉन एडिबल ऑयल सीड्स भी इंक्लूडेड होती हैं, एनिमल टालो भी होता है, एसिड ऑयल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूसीओ। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्लेंडिंग की ऑफ बायोडीजल इन डीजल। इस वक्त करीब लेस देन 0.1% है। ये अगस्त 2021 का डेटा था और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को। Despite more than 980 million liters of biodiesel having been produced by OMCs for blending with diesel since 2015-16, ये सिर्फ 0.8% पे ही पहुंच पाया है by the end of 2023-24। तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है डिस्पाइट 980 मिलियन ऑफ लीटर्स ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन। तो सेंट्रल का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल रहा है काफ़ी पेट्रोल के लिए, आप सब जानते हैं। इसी की वजह से आप देखेंगे कई लोग शुगर कंपनीज में इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसा कमा चुके हैं। शुगर कंपनीज जिनकी वजह से शुगर कंपनीज और ये जो मिल्स हैं जहाँ से एथेनॉल की वजह से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो पाया, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च किया है, इसको रन भी किया, जहाँ पेट्रोल में हम लोग एथेनॉल को ब्लेंड कर पाए, वो भी 20%। तो करंट ईयर अगर आप देखें एथेनॉल सप्लाई ईयर में जो रन करता है अंटिल अक्टूबर, जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है पेट्रोल में वो 13% ऑलरेडी हो चुका है क्रॉस। यस, 13% क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, किसके साथ मिल रही है देखने को? डीजल के साथ। एंड डीजल के साथ गवर्नमेंट चाह रही है यूज करना क्या चीज? कुकिंग ऑयल की बात हो रही है यहाँ पे बायोडीजल की बात हो रही है। तो एथेनॉल काफ़ी वॉलेटाइल है सप्लाई में,
कभी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बेकार होता है। OMCs ऑलरेडी यूज कर भी रही है कुकिंग ऑयल, ये भी एक एडवांटेज है 200 लोकेशन पे। ग्रोथ बहुत स्लो रही, सो नाउ वी हैव टू सी कि इससे किसका फायदा होगा, कौन सी सबसे पहले कंपनीज है जिससे इस पॉलिसी को फायदा होता है, गवर्नमेंट इसे पुश करती है। क्योंकि एथेनॉल पे जब पुश किया गया तो एथेनॉल से हमें पता है शुगर कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है और बहुत बढ़िया रिटर्न भी देखने को मिला। तो वी हैव टू रिसर्च कि क्या इसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस न्यूज़ के बेसिस पे। क्योंकि गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज लाती है तो आजकल हमें देखने को मिलता है कि कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों इस पर ट्रस्ट करते हैं। यूपी टैक्स वेवर ऑन हाइब्रिड्स टू स्टे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत ही इनोवेटिव मैं कहूँगा पॉलिसी बनाई। एक टैक्स वेवर था सिंपल सा, बट इट इज़ समथिंग जो पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये क्या है, इन्होंने संडे को बहुत ही क्लियर कर दिया कि इनके कोई प्लान्स नहीं है कि रिसाइन करेंगे अपने द फुल वेवर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले हमने देखा कि हाइब्रिड कार्स पर जो भी टैक्स लगता है उसे कम कर दिया, 5% पर ले आए हाइब्रिड कार्स पर जो टैक्स है उसको। तो रजिस्ट्रेशन फीस इतना कम हो गया, और हाइब्रिड नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। अब आप ये सोचिए, एक डीजल कार और एक हाइब्रिड कार, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है पोल्यूशन के, अगर कितना पोल्यूशन वो एमिट करती है, और दोनों पे सेम टैक्स लग रहा है, दोनों सेम दाम पे मिल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेंस नहीं बनता, हमें प्रमोट करना है हाइब्रिड को, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सिडीज देनी होंगी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के बेसिस पे इतना पिकअप कर चुकी है सेल्स, ऐसे नहीं होता। तो वही चीज हमें देखने को मिली हाइब्रिड के साथ भी। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस डिसीजन को बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। जब इन्होंने इंडियन ऑटो मेकर्स के साथ मीटिंग की, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सोर्सेज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जो इंसेंटिव्स मिल रही है प्लग इन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को, ये इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए है, ना कि इलेक्ट्रिक कार से compete करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक कार को नहीं रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे किसको, पेट्रोल और डीजल कार्स को, इंटरनल कंबशन इंजन कार्स को। हाउएवर इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने हाईलाइट किया कि ये जो इंसेंटिव है, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी बहुत ज्यादा डर चुकी है हाइब्रिड से, जो चैलेंज मिल रहा है इन्हें, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाइब्रिड कार ज्यादा बिकने लग जाए इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो ये जो क्वांटम ऑफ इंसेंटिव है, जहां रजिस्ट्रेशन टैक्स वेवर मिला है, ये डिफरेंट होगा हाइब्रिड के लिए और ईवी के लिए। और कंप्लीट रोल बैक रजिस्ट्रेशन टैक्स का तो पॉसिबल ही नहीं है, और ना ये किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो भी क्लैरिटी है वो बाद में दी जाएगी। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने इशू किया था एक ऑर्डर, जहां पे इन्होंने वेव कर दिया था 8 to 10% रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन स्ट्रॉन्ग एंड प्लग इन हाइब्रिड कार्स। एंड इसके वजह से ऑन रोड प्राइसेस कुछ की तो 4-4 लाख कम हो गए थे। तो रिप्रेजेंटेटिव आए टाटा मोटर्स, hyundai, किया, महिंद्रा, मारुति एंड सुजुकी, टोयोटा, होंडा, बजाज, इन सब ने मीटिंग अटेंड की। और यहाँ पे टाटा मोटर्स, hyundai, किया एंड महिंद्रा ने अपोज किया इस ऑर्डर को। कहा कि आप क्यों टैक्स वेवर कर रहे हो हाइब्रिड कार्स के लिए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को किल कर सकती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अभी बहुत ही नासेंट स्टेज पे है, इसका बहुत नुकसान हो सकता है। और यूपी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कार मार्केट्स में से एक है, तो यहाँ पे तो हमें पूरा फोकस और पूरा सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए ओवर इंसेंटिवाइजिंग प्लग-इन्स एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स। नोट किया कि ये सिवियरली इंपैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को, और साइट किए एग्जांपल्स ऑफ अदर कंट्रीज जहां पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को, ना कि दूसरी को। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए, और ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। देखिए दोनों पॉइंट्स लॉजिकल है, तो ऐसा नहीं कि आप एक कह सकते हो कि एक राइट है और एक रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पे मारुति सुजुकी एंड टोयोटा, होंडा, बजाज, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया पूरी तरीके से। कहा कि जुलाई 5 का ऑर्डर है, बिल्कुल सही है, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज को, चाहे वो प्लग इन हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, और इससे कार्बन एमिशंस कम होंगे। स्टेट का काम है कार्बन एमिशंस को कम करना, ठीक है। अगर हाइब्रिड कार्स वो कर रही है तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए बेनिफिट, विच इज ऑल्सो अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही क्यों इतना फेवर मिले गवर्नमेंट से, एंड हाइब्रिड को क्यों ना मिले, या दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजीज को क्यों ना मिले। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अब कहा है कि इस पे आगे और क्लैरिटी आएगी। और यूपी गवर्नमेंट का सिंपल गोल है, एक ही गोल है, वो है कि हमें तो भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चाहिए, बाकी हाइब्रिड आए कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ईवी चलनी चाहिए सड़कों पे, और ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, हर चीज करने में कई साल, कई दशक लगेंगे, सालों में तो बात करनी ही नहीं चाहिए।
ये डेकेड्स का काम है, जिसे अभी बहुत ज़्यादा हमें दिखाया जा रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, अभी आप ईवी ले लीजिए और हो जाएगा। नहीं, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। एंड सिंह ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी खुश होगी अगर वो एसेस कर पाए लैंड या कैपिटल सब्सिडीज अगर ज़रूरत हो फॉर मोर चार्जिंग स्टेशन। और उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन टैक्स वेवर है फॉर प्लग इन एंड हाइब्रिड कार्स ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये नहीं हटने वाले ओवरऑल। आते हैं अगले आर्टिकल पे। क्विक कॉमर्स में बी द फ्लेवर ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन। यहाँ पे बात हो रही है क्विक कॉमर्स की। क्विक कॉमर्स ये इस सीजन का फ्लेवर रह सकता है। एंड यहाँ पे चैलेंज किसको करेगा? Amazon को एंड फ्लिपकार्ट को। जितने भी क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कौन कौन से हो गए हमारे पास, स्विगी का इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट काफ़ी फेमस है, जेप्टो भी है, राइट। तो ये क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ये हो सकता है इस बार फेस्टिवल सीजन पूरा अटेंशन, काफ़ी सारा अटेंशन, या फिर मैं कहूँगा पूरा तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी सारा अटेंशन ई कॉमर्स प्लेयर्स से अपनी तरफ ले आए। जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ये विटनेस कर सकती है 35% सर्ज इन सेल्स दिस फेस्टिवल सीजन, टीम लीज के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो टू मीट द एंटिसिपेटेड डिमांड, जो भी एंटिसिपेटेड डिमांड को हमें अगर कैच करना है तो उसके लिए कॉमर्स फर्म्स प्लान कर रही हैं हायर करें एडिशनल पर्सनल, जिसकी वजह से स्मूथ ऑपरेशन हो। जैसे डिलीवरी मैन चाहिए होंगे बहुत सारे फेस्टिवल के टाइम पे। तो इससे पता लगता है कि कितना रोबस्ट एक्सपेंशन है इस सेक्टर में और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कितना बढ़ गया है ऑनलाइन शॉपिंग में। क्विक कॉमर्स सेगमेंट जो काफ़ी हीटेड अप हो गया था अभी जब फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किए मिनट्स, ठीक है। तो ये अपकमिंग फ्लैगशिप सेल इवेंट आने वाला है बिग बिलियन डे अक्टूबर में। तो यहाँ पे करीब 100 डार्क स्टोर्स ओपन करने वाली है फ्लिपकार्ट। डार्क स्टोर्स का मतलब आपकी सिटी में फ्लिपकार्ट एक स्टोर ओपन करेगी। डार्क स्टोर्स होंगे मतलब यहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, लेकिन काफी सारा सामान ना प्रेडिक्ट किया जाएगा कि इस सिटी से इन चीजों की डिमांड तो आनी ही आनी है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इस सिटी से इतने लेट्स से फोन आने वाले हैं, 100 स्मार्टफोन्स बिकेंगे, 100 फ्रिज बिकेंगे, रेफ्रिजरेटर्स हमने सारे स्टोर करके रख दिए और वो तुरंत के तुरंत ऑर्डर पहुंचा दिया आपके पास। तो ये गोल रहेगा इन डार्क स्टोर्स का। और ब्लिंकिट और जेप्टो इसी तरीके के डार्क स्टोर्स के बेसिस पे काम करती हैं। ब्लिंकिट के पास प्लान्स हैज अ प्लान्स टू रीच 200,000 डार्क स्टोर काउंट बाय द एंड ऑफ 2026, जो करीब 639 है। फर्म ने ऐड किए हैं एज मेनी एज 113 डार्क स्टोर्स एंड ब्लिंकिट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्लिंकिट से एक्सपेक्टेशन है कि वो भी इसी तरीके का नंबर लॉन्च करने वाला है। जेप्टो ने प्लान किया था कि वो 700 डार्क स्टोर्स रीच करेगा बाय 2025, जो करीब अभी 350 है। तो रफली 80 स्टोर्स ऐड करेगा ये एवरी क्वार्टर। तो डिलीवरी पार्टनर्स एंड लॉजिस्टिक यूनिकॉर्न्स जैसे कि शिप रॉकेट, ई कॉम एक्सप्रेस बीज, ये भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं। एंड जैसे कि शिप रॉकेट ने लॉन्च किया है शिप रॉकेट क्विक कुछ सिटीज में, दिल्ली एनसीआर में, बेंगलुरु में, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, वहां पे। तो इस आर्टिकल में मेनली हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से लॉजिस्टिक्स कंपनी, देखिए ये ई कॉमर्स कंपनीज हम इसे बोल रहे हैं, बट ब्लिंकिट एक देखा जाए तो लॉजिस्टिक कंपनी है एंड काफ़ी बढ़िया ग्रोथ विटनेस कर रही है। जो इनोवेटिव लॉजिस्टिक कंपनीज है ये, एंड स्पेसिफिकली इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है ई कॉमर्स को। यस, चाहे वो क्विक कॉमर्स हो, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल ई कॉमर्स बिजनेसेस हो, इन सब का पूरा जो ग्रोथ होगा वहां पे लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहने वाला है। अब गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है फर्न्स एंड पेटल्स, सब जानते होंगे इन्हें भी। इन्होंने भी स्पेशल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं स्पेसिफिकली फॉर क्विक कॉमर्स। यस, अब ये पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ऐसा होगा, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है आगे कि जितने भी स्टोर्स हैं हर स्टोर पे फर्न्स एंड पेटल्स, ब्लिंकिट के ऐप पे आपको ऑप्शन आए डायरेक्टली फर्न्स एंड पेटल्स से कुछ भी ऑर्डर करने का और वो वहीं के वहीं पहुंच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो ये प्रोवाइड करेंगे डार्क स्टोर्स जहाँ पे डिलीवरी सर्विस काफ़ी ज़्यादा, आप कहेंगे 10 मिनट्स 15 मिनट्स डिलीवरी सर्विस एग्जीक्यूट हो पाएगी। आते हैं आखिरी आर्टिकल पर, बैंक डिपॉजिट्स बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। यहाँ बात हो रही है बैंक डिपॉजिट्स की। इंडिया में चर्चा चल रहा है कि बैंक्स बड़े परेशान हैं क्योंकि लोग अब सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं डाल रहे हैं। लोगों को 3% अचानक से बड़ा कम लगने लग गया जो सेविंग्स अकाउंट में मिलता था। इसके अलावा एफडी में जो 7% मिलते थे वो बहुत ही कम लगने लग गए हैं लोगों को। अब प्रॉब्लम ये हो गई है। तो यहाँ पे शुरुआत है इस आर्टिकल के एक क्वेश्चन से कि निर्मला सीतारमन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी, इन तीनों में क्या कॉमन है? ठीक है, सबसे पहले इनके पास जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये सारे स्लो डिपॉजिट ग्रोथ से कंसर्न्ड हैं जो बैंकिंग सेक्टर में अभी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री वन ऑफ टफेस्ट चैलेंजेस फेस कर रही है रेजिंग डिपॉजिट्स में कि वो क्रेडिट ग्रोथ से कीप अप कर पाए। एज ऑफ जुलाई 26 अगर आप देखें, डिपॉजिट पोर्टफोलियो सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ये था करीब 211.93 ट्रिलियन और क्रेडिट आ चुका है 168.14 ट्रिलियन। तो सो फार फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट ग्रोथ 3.5% है एज कंपेयर टू 2.3% ग्रोथ इन क्रेडिट। हाउएवर अगर पास्ट ईयर देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ रहा है 10.6%, सिग्निफिकेंटली लोअर देन 13.7% का क्रेडिट ग्रोथ। मैं बहुत ही आम भाषा में आपको इसका मतलब बताऊंगा। अगर आप बैंक हो तो आप लोगों से डिपॉजिट लेते हो और फिर उसी में से कुछ पैसा आप क्या करते हो, लोन पे दे देते हो। जब आप लोन पे देते हो उन्हें, उसी से जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट आप पे करते हो अपने सेविंग्स डिपॉजिटर्स को, और फिर जो गैप डिफरेंस होता है उसके बीच में वो आप पैसा कमाते हो। मान लो मैं आपको 5% दे रहा हूँ आपके डिपॉजिट पे, मैं उसको लेंड कर रहा हूँ किसी कंपनी को 14% पे, तो जो बीच का मार्जिन हुआ वो मेरा इनकम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं 10% के ग्रोथ से, और मैं पैसा जो लोन दे रहा हूँ वो 13% के ग्रोथ से। तो आपको नहीं लगता कि ये रेशियो बड़ा डेंजर हो जाएगा? अगर मेरे पास मान लीजिए आज जितना पैसा है, आपने डिपॉजिट किया, मुझे 10 लाख, 10 लोगों ने 10 लाख दिए, 1 करोड़ आ गया, और उसमें से अगर मैं 90 लाख लोन पे दे दूं, फिर आप में से कोई आए कहे कि भाई मेरे घर पे शादी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर खरीदना है, मुझे विड्रॉ करना है। अगर 30-40 लाख विड्रॉ करने आ गए आप लोग, तो मैं पैसा कहाँ से ला के दूंगा? आपका पैसा तो मैंने सारा आपका लोन पे दे दिया है, तो मुझे बफर भी मेंटेन करना है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। लोन बैंक्स दे रही हैं वो बड़ी तेज गति से दे रही हैं, 13.7% की ग्रोथ है, और लोग जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, वहां पे ग्रोथ बड़ी कम है। तो यहाँ पे इसका रीजन बताया जा रहा है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंक्स को अब इनोवेटिव होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही चीजें देते रहोगे जैसा 50 साल से चली आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलने वाली, लोग आपसे ऊब ही जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इंडियन बैंकिंग के लिए। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे भी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर को आप देखेंगे कि इस वक्त कुछ खास बैंकिंग सेक्टर नहीं कर रहा है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक शायद हम बड़े बड़े जो हमारे बैंक्स हैं इनके लाइफ हाई हमें देखने को ना मिले। इंडिया में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो भी 8 से 9% का ब्याज आपको देते हैं, ठीक है, आपके एफडी पे, अगर आप 1 से 2 साल का एफडी करते हैं। और जो दूसरे हैं वो ऑफर करते हैं 6.5 से 8% सेम मेच्योरिटी के लिए। जैसे अगर आप बड़े बैंक्स में जाओगे तो 6.5 से 8% ही देंगे आपको एफडी पे, छोटे बैंक फाइनेंस बैंक दे देंगे 8 से 9%। तो कुछ सीनियर सिटीजन टिपिकली आधा परसेंट लेट से ज्यादा एडिशनल मिल जाता है उन्हें, या सुपर सीनियर्स है तो। और जेंडर को लेके कोई बायस नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक डिपॉजिट्स। अब इसको कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री से, जिम्बाब्वे। यहाँ पे आप देखें 110% का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देता है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अर्जेंटीना फॉलो करता है विद 69.89%। दूसरी कंट्रीज हैं टॉप 10 इंक्लूडिंग टर्की, वेनेजुएला, उज्बेकिस्तान, सियरा लियोन एंड इजिप्ट। यहाँ पे रिटर्न्स देखिए आप इनके एफडी पे कितने मिलते हैं। टर्की में 43.5%, वेनेजुएला में 36%, उज्बेकिस्तान में 18.4%, सियरा लियोन में 15.75%, इजिप्ट 14.5%, कोलंबिया 13.5%, मेडागास्कर 13% एंड मंगोलिया 11.5% एफडी पर देता है। रीजन क्या है हाई इंटरेस्ट रेट का? रीजन है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि इन्फ्लेशन मान लीजिए 10% है, तो अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं बैंक में और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो 1 साल बाद वो वैसे ही 90 ही बचा है ना। तो बैंक अगर आपको 10% का रेट नहीं देती है, इसका मतलब आपका पैसा एक्चुअली जीरो हो जाएगा कुछ दिन में, वैल्यू उसकी मतलब बहुत ज्यादा गिर जाएगी, 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन बैंक्स आपको इतना इंटरेस्ट दे रही है 10%, तो एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो, दैट्स इट। तो इंडिया एक डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पे। बैंक्स दे शुड फाइंड वेज टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स टू कीप अप विद द क्रेडिट ग्रोथ। अगर ये फेल करते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ और स्लो हो जाएगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी इम्पैक्ट होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रेडिट बहुत ज़रूरी है, लोन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इशू जो बैंक्स फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन ये इन राइटर का बताना है कि इनोवेशन ही है। और इंटरेस्ट रेट्स में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो
कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बैंक्स को कहीं ना कहीं लूज करना पड़ेगा अगर वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं डिपॉजिट्स को। तो परसेप्शन बहुत पॉपुलर है इस वक्त, वो ये है कि जो सेवर्स है ना इस वक्त ये दूसरे एवेन्यू में अपना पैसा डाल रहे हैं, इक्विटी मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं, गोल्ड में डाल रहे हैं, डीमेट अकाउंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो पैसा है वो तो विद इन सिस्टम ही रहता है, भले वो डिफरेंट पॉकेट में रहे। इसका मतलब यह है कि बियॉन्ड डिपॉजिट बैंक्स को फंड रेज करने पड़ेंगे मार्केट से, जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज, और एफर्ट्स डालने होंगे ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। यस, तो राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करे, पैसा रेज करे और उस पैसे से लेंड करे, डिपॉजिट की ग्रोथ पे डिपेंड ना करता रहे, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी आके ये फ्लैट होना ही होना है। एक रीसेंट रिपोर्ट आई है स्विस बैंक से, जिनका कहना है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स अब काफ़ी लेस सेव कर रहे हैं, क्योंकि वीकर इनकम एक रीज़न है इसका, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया है, डेट उधार अब ज़्यादा है एक एवरेज इंडियन पर, और जो बॉटम 20% हाउसहोल्ड्स हैं अर्बन और रूरल इंडिया में, वो 80% अपना कंजम्पशन फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और क्लोथिंग पर ही डाल देते हैं। तो लोगों के पास अब पैसे कम बच रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका भी एक रीज़न दिया गया है स्विस बैंक द्वारा कि ओवरऑल यहाँ पे ये सिचुएशन है बॉटम 20% के पास, और ओवरऑल जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इंडिया में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बैंक डिपॉजिट्स हमें कम देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।